हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? ओके, आशा करता हूँ कि सभी एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सुबह पढ़ने का उत्साह, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का उत्साह ही कुछ भिन्न होता है कि नहीं? पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर शाम को भी मौका मिले तो उतने ही उत्साह से पढ़ना और पढ़ाना दोनों चाहिए। चलो उपस्थित हो जाओ सभी के सभी फटाफट, प्लीज। वेलकम। आ जाए सभी के सभी। यस 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 यस, वेरी गुड। तो स्टार्ट किया जाए, चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए क्या? आप लोग कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? या कुछ प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कमेंट्स बढ़ नहीं रहे, जस्ट वेट। मुझे किसी को बुलाना होगा। कमेंट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। अच्छे बच्चों के कमेंट्स नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं है, क्या बात है? रिफ्रेश करो। ओके, गुड। तो इतना छोटा साइज है कि मुझे दिख भी नहीं रहा, थोड़ा सा एक और। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, मैं अपनी अतिरिक्त 2 आंखों का प्रयोग कर लूं तो शायद और ज़्यादा चीज़ें विजिबल हो जाए। जस्ट वेट, जस्ट वेट। फिर उसके बाद पढ़ते हैं मस्ती से, है ना? देखो, आपको एक बात बताओ। ये बात सत्य है कि उत्तर भारत अभी कड़ाके की सर्दी की चपेट में था। तो जबरदस्त ठंडी थी और होना भी चाहिए, है ना? दुनिया में कुछ ही ऐसे भाग हैं जहां इतनी मौसमी परिवर्तनों को हम लोग देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो हमारी शारीरिक क्षमताएं भी उसी अनुरूप विकसित हैं। पर अब धीरे धीरे सर्दियां अपने अवसान की ओर हैं। पीक पर पहुंचकर जो कर्व है, यू कर्व आप कह सकते हैं, अब फॉल डाउन की ओर है। मौसम धीरे धीरे खुशनुमा होता जाएगा। तो खुशनुमा मौसम का आनंद लेने में समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा। खूब दबा कर पढ़िएगा दोस्तों, अच्छे से मेहनत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे आपके साथ उपस्थित हैं जो कि पूरी ऊर्जा के साथ जी जान झोंक कर दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप भी उनमें से एक हो, आप भी उनमें से एक हो। तो पढ़ाई में 1% की कमी ना आए, इस बात का ध्यान रखना है, खूब अच्छे से पढ़ना है ना? चलो, कल हमने अपनी कक्षा को जनसंख्या वृद्धि में हमने छोड़ा था। और जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में हम लोगों ने 2-3 शब्दावलियों को लिखा था, 2-3 शब्दावलियों को लिखा था। उन शब्दों को पढ़ेंगे और आफ्टर दैट आगे की ओर बढ़ेंगे। वो शब्दावलियां क्या हैं उनकी तो बात करेंगे, पर आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा पारिस्थितिक समुदाय। हमारा क्या होगा दोस्तों? टॉपिक पारिस्थितिक समुदाय का टॉपिक होगा, है ना? पारिस्थितिक समुदाय का टॉपिक होगा। पारिस्थितिक समुदाय का टॉपिक अगर समाप्त हो गया तो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में भी आज की ही कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। ईच एंड एवरी डायमेंशन से एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक बात आज की कक्षा में हम लोग समझेंगे। ध्यान रखना, कक्षा की गति, लय, तारतम्यता कुछ इसी तरह की रहेगी आज भी और अंतिम क्लास तक, ताकि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को हर बात समझ में आए।
हाँ, जिन्हें नहीं समझना है उनके लिए तो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो उसके लिए छोड़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों कल की बातों से। सबसे पहला, कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला हमने बात की थी कि जीव होगा, जीव के बाद पारिस्थितिक जनसंख्या होगी, पारिस्थितिक जनसंख्या होगी, फिर उसके बाद हमने बताया था कि समुदाय आएगा, समुदाय के बाद हमने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र आएगा, पारिस्थितिक तंत्र के बाद बताया था कि बायोम या जीवोम आएगा, और उसके बाद हमने जैव मंडल की बात की थी। किसकी बात की थी? जैव मंडल की बात की थी। अर्थात इतने प्रकार के स्तरों को क्रमशः क्रमशः पढ़ना है। कल हम इन 2 स्तरों की चर्चा हमने की थी, और इन 2 स्तरों पर पारिस्थितिक जनसंख्या के अंतर्गत कुछ बातें थी जिन पर हमारी चर्चा ठहर गई थी, जिन पर हमारी चर्चा रुक गई थी। तो आज उसे भी पूरा करते हैं और पारिस्थितिक समुदाय के भी टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इसमें से जहां चर्चा रुकी थी, तो उसमें से सबसे पहला था जनन विभव, जनन विभव, जिसे जैविक विभव के नाम से भी जानते हैं। पहला तो यह था। दूसरा था पर्यावरणीय प्रतिरोध, पर्यावरणीय प्रतिरोध जैसी शब्दावली थी, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जैसी शब्दावली थी। और फिर तीसरा था वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। इस विषय बिंदु पर जाकर अपनी कक्षा को हमने रोका हुआ था। ओके दोस्तों, सर जी हमें ये क्लास करना है नहीं, नूरुन, अच्छा आपका ऑप्शनल है। जिन बच्चों का ऑप्शनल है वो ये क्लास ना भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो या तो ऑप्शनल में कर चुके होंगे या कि उन्हें आगे ऑप्शनल में करना ही होगा। अब 2 बातें हैं, या कि जीएस में कर लो तो ऑप्शनल में नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शनल में केवल आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरे स्तर पर जीएस में ना करो तो ऑप्शनल में कर लेना, आपको एक ही जगह तो पढ़ना है, तो इस बात को बार बार ना दोहराना पड़े। ये आपको निर्णय लेना होगा, आप अपने हिसाब से इसका निर्णय ले सकते हो, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो दोस्तों, ठीक है ना। बस अब आगे बढ़ें, कुछ और बातें बताएं, कुछ और बातों की ओर बढ़ें। ओके, अब बात आती है कि ये जनन विभव क्या है, बायोटिक पोटेंशियल क्या कहलाता है, जैविक विभव क्या कहलाता है। बहुत सरल सा अर्थ है कि प्रत्येक जीव, अगर उसमें जीवन है तो जीव कहलाया, और अगर जीवन है तो उसमें प्राकृतिक रूप से, मैं बार बार यह बात दोहराता हूं, प्राकृतिक रूप से उसमें अपने संतानों को या संततियों को आगे बढ़ाने की एक इच्छा होती है, चाहे वह पादप हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो। प्रत्येक जीव अपनी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना चाहता है। अपनी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करने के क्रम में संततियों को पैदा करने के क्रम में आप नोटिस करिएगा कि कुछ जीवों की संततियों की संख्या अनगिनत होती है तो कुछ की सीमित होती है। समझना, मानव को अभी इसमें नहीं ले आएंगे, इस श्रेणी में नहीं लाएंगे, बहुत सरल अर्थ में समझे। पारितंत्र में विविध प्रकार के जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर हैं, तो बाघ, शेर, हाथी, गेंडा आदि भी हैं। बड़े सरल अर्थों में आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर बहुत ही अल्प समयावधि में हजारों हजारों की तादाद में अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। बहुत ही अल्प अवधि में हजारों हजारों की संख्या में अपनी तादाद को बढ़ा देते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, अपनी संततियों को पैदा कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बाघ, शेर, गेंडा, जिराफ, हाथी वगैरह की, तो इनके संततियों की पैदा होने की दर बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। बहुत सिंपल है, कुत्ता 3 से 4 महीना में जितना भी समय होता होगा, मुझे बायोलॉजी नहीं पता, अगर कुत्ते की बात करें, मतलब कुत्ते की मैं प्रजाति की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे सर कुत्ता बच्चा पैदा नहीं करता, कुतिया पैदा करती है,
तो मैं कुत्ते की प्रजाति की बात करूंगा कि कुत्ते की प्रजाति को अगर आप देखोगे तो 3 से 4 महीने की अवधि में एक कुतिया 5 से 6 बच्चे पैदा कर देगी एक बार में, है ना। तो दूसरी ओर एक हाथिनी की बात करोगे तो हाथिनी को बच्चा पैदा करने में कितना समय लग रहा है, एक बच्चा पैदा करेगी वो भी 12, 13, 14 महीना में पैदा करेगी। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। तो इसका मतलब है कि जो छोटे आकार वाले जीव होते हैं उनका जनन विभव अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में उच्च पाया जाता है, लेकिन जो बड़े आकार वाले बड़े कद काठी वाले जीव होते हैं उनके संततियों के पैदा करने की दर तमाम अनुकूल दशाओं पर भी बड़ी ही कम होती है, बड़ी ही कम होती है। अर्थात यहां जंतुओं को आप 2 श्रेणी में अलग अलग बांट सकते हैं। एक वह जीव है जो उच्च जनन विभव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अल्प अवधि में अधिक 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 मात्रा में जनसंख्या पैदा करने की या बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो दूसरी तरफ वह जीव हैं जिनकी दीर्घ अवधि में संख्या कम दर में या कम मात्रा में पैदा होती है। तो यह हो गया दोस्तों जनन विभव। जनन विभव का मतलब है कि अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं में किसी पर्टिकुलर जैव समूह, जैव समुदाय या जैव जाति के अधिकतम बच्चे पैदा करने की क्षमता या दर को जनन विभव कहा जाता है। तो अब दूसरे तरफ देखो, जनन विभव अगर यहां है, आपने 2 प्रकार के देखा। एक छोटे जीव देखे जिनका जनन विभव क्या होता है दोस्तों, उच्च पाया जाता है, जबकि बड़े जीव आपने देखे और इनके जनन विभव को आप देखेंगे निम्न पाया जाता है। पर पर्यावरण को भी ये बात पता है, प्रकृति को भी एक बात पता है कि संतुलित कैसे करना है, तमाम चीजों को संतुलित कैसे करना है। अगर इनका जनन विभव उच्च है तो इन पर अगर कोई संतुलनकारी बल नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि एक पारितंत्र या एक पर्यावास क्षेत्र असंतुलित हो जाएगा। तो प्रकृति क्या करेगा, प्रकृति ढेर सारे तरीके से, प्रकृति के अपने अपने तरीके हैं, ढेर सारे तरीके से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। जैसे जलवायु प्रक्रम के द्वारा से, जलवायु विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रक्रम प्रक्रियाएं होंगी, इसके माध्यम से इसे नियंत्रित करेगा। कैसे जलवायु प्रक्रियाओं से, कि मान लो एक जीव है जो बरसात में अपनी संख्या को प्रचुर मात्रा में बढ़ाता है, तो फिर प्रकृति क्या करेगी, कुछ समय बाद बारिश के मौसम को समाप्त करेगी तो उसकी संख्या अपने आप ऑलरेडी नियंत्रित हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी की अच्छी खासा तपती हुई दोपहरी के जेठ के महीने होते हैं और जैसे आषाढ़ के दिन आते हैं, बारिश की बूंदें धरती को थपथपाती हैं, तो उस थपथपाहट से बनी उमस, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं, के प्रभाव से इतना अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़े एक साथ पनपते हैं कि अगर उस समय पर किसी का विवाह आदि हो तो भोजन में सच्चाई यह है कि खाने के थाली में भी कीड़े मकोड़े ही परोस दिए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं। बहुत अधिक मात्रा में अचानक बारिश शुरू हुई और कीड़े मकोड़े आ गए। कीड़े मकोड़े का आना अनुकूल पर्यावरणीय दशा थी, प्रचुर मात्रा में आए, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों दिवाली के बाद उनकी मात्रा अचानक घटने लगती है। क्यों घटने लगती है आप सभी समझते हैं, तापमान में गिरावट आती है, शीतकाल आता है, शीतकाल और जहां अभी तक आर्द्रता उच्च थी तो आर्द्रता में कमी आती है और उन जीवों की संख्या में भी कमी आ जाती है। तो यह हो गया पर्यावरणीय प्रतिरोध। तो दूसरी तरफ वह जीव जो शीतकाल में अपनी वृद्धि करते हैं तो ग्रीष्म काल में उनकी संख्या में कमी आ जाती है, उनकी मात्रा में कमी आ जाती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि अभी तक में आपने कोरोना वायरस को केवल देखा है कि हर तापमान पर, हर मौसमी दशा पर, हर जलवायविक दशा पर वो अपने आप को सरवाइव किया है। उसकी वजह है कि उस पर ज्यादातर शोध तो यही बताता है कि वह एक नेचुरल वायरस नहीं है बल्कि एलएमओ के अंतर्गत आता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। अर्थात हमने जीनोम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसे परिवर्धित किया है, तब जाकर एक कोरोना वायरस बना था और इसीलिए वह किसी भी पर्यावरणीय दशा को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता था। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं।
तो ये हो गया दोस्तों कि जलवायु के माध्यम से उसे प्रकृति संतुलित करेगी। तो दूसरा, प्रतिस्पर्धा पैदा कर देगी। प्रतिस्पर्धा, जीवों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकती है, भोजन को लेकर हो सकती है, पोषण को लेकर हो सकती है, जल को लेकर हो सकती है, प्रजनन को लेकर हो सकती है, किसी भी बात को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है। और प्रतिस्पर्धा में गॉस बाबू का बाह्य पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है कि प्रतिस्पर्धा जब भी दो जातियों के मध्य होगी तो वह जाति जो सबल होगी वह दुर्बल जाति को प्रतिस्पर्धा से हमेशा के लिए बाहर कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। और यहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू होगी कि जो एलिमिनेट हो गया उसकी संततियां धीरे धीरे समाप्त हो गई, उसकी जीव जाति समाप्त हो गई। जो अपने आप को फिट कर लिया इसमें, उसकी संख्या में वृद्धि होती गई। तो प्रतिस्पर्धा होगी, यहां पर कंपटीशन होगा। कंपटीशन के बाद शिकार भी पैदा कर देता है, जिसको प्रेडेशन कहते हैं, शिकार। जैसे आप नोटिस करिएगा, जब बरसात में बहुत अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़े एक साथ आते हैं तो आपके आंगन में इधर उधर फुदक फुदक कर चलने वाला मेढक भी कहीं से आ जाता है और मेढक फुदक फुदक कर कीड़े मकोड़ों को खाता है। दीवार में घूमती हुई छिपकली भी बल्ब के नीचे आ जाती है और जैसे ही पतंगे आदि बल्ब के आसपास आते, छिपकली भी उन्हें लपक लपक कर खाने का प्रयास करती है। अर्थात प्रतिस्पर्धा के साथ शिकार जैसी स्थितियां भी प्रकृति पैदा कर देती है, जिसके माध्यम से इन जीवों की संख्या नियंत्रित होती है। तो जीवों की संख्या नियंत्रित किए जाने के पर्यावरणीय उपाय को ही पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है। और पर्यावरण इसलिए ऐसा करता है ताकि किसी जैव जाति की संख्या में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ना आ जाए। अर्थात उसकी संख्या नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाता है। तो फिर ये वहन क्षमता क्या होती है? देखो, कोई एक वास क्षेत्र है, कोई एक पर्यावरणीय वास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है, आवास क्षेत्र है, जहां विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब जीव अगर वहां उपस्थित है तो जीवों की अपनी जैविक मांग होगी। जैविक मांग भोजन की, पोषण की, जल की, प्रजनन की, तमाम चीजों की हो सकती है। अब वह पर्यावास क्षेत्र जीवों की जैव मांग को पूरा कर रहा है, लेकिन कोई भी पर्यावास क्षेत्र सीमित मात्रा में ही जीवों की जैविक मांग को पूरा कर सकता है। क्या? सीमित मात्रा में ही जीवों की जैविक मांग को पूरा कर सकता है। अगर हम बात करने लगे कि असीमित मात्रा में जीव आ गया तो क्या उसकी पर्यावरणीय क्या उसकी जैविक मांग को पूरा कर पाएगा? वह क्षेत्र नहीं कर पाएगा, चरमरा जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, वह जीवों की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। तो जीव स्वयं ही वहां से मरने लगेंगे, अपने आप को एलिमिनेट करने लगेंगे। तो प्रत्येक पर्यावास की जीवों की जैविक मांग को पूरा करने की अपनी एक अधिकतम क्षमता होती है और उस अधिकतम क्षमता को ही क्या कहा जाता है? वहन क्षमता कहा जाता है। और जीवों की अपनी पारितंत्र विशेष से जो की गई जैविक मांग होती है उसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, पारिस्थितिक पदचाप कहते हैं या पद चिन्ह कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। पर्यावरण, प्रकृति या पारितंत्र विशेष जीवों की जैविक मांग को पूरा करने की एक निश्चित क्षमता रखता है। उस क्षमता को पर्यावरण की कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो जीवों की अपने पारितंत्र क्षेत्र से, अपने पर्यावरण विशेष क्षेत्र से जितनी जैविक मांग होती है, उस संपूर्ण जैविक मांग को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिक पद चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इन्हीं तमाम बातों को दोस्तों आज की अभी 20 मिनट से मैं लगातार आपसे बातें कर रहा हूं, आज अभी मुझे फिलहाल इस कक्षा में लिखाना है, इस कक्षा में लिखाना है। तो सभी लोग सबसे पहले लिखेंगे जनन विभव। शुरुआत यहां से करेंगे। लिखिए जनन विभव, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल डैश देकर लिखेंगे अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं
अनुकूल पर्यावरणीय दशाओं एवं असीमित संसाधनों की उपस्थिति में किसी प्रजाति की संतान उत्पत्ति की अधिकतम दर को उस जीव जाति का जनन विभव कहा जाता है। अधिकतम दर को उस जीव जाति का जनन विभव या जैविक विभव कहा जाता है। पूर्ण विराम। यह सूक्ष्म तथा लघु आकार वाले जीवों में उच्च पाया जाता है। जबकि बड़े आकार या कद वाले जीवों का, जिनका बड़ा कद होता है, बड़े कद वाले जीवों का कम प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगों आदि का जनन विभव उच्च होगा, जबकि हाथी, जिराफ, व्हेल, एक जलीय प्राणी भी लिख दो, व्हेल, डॉल्फिन, बाघ, शेर आदि का जनन विभव निम्न पाया जाएगा। पूर्ण विराम। अब देखो, कई बार कुछ लोगों ने, मैंने सुना है, यहां मानव के संदर्भ में भी जनन विभव को अलग अलग करके बताया, लेकिन गलत है, पूरी तरह से गलत है दोस्तों। मानव का जनन विभव हर जगह एक जैसा है। मानव का जनन विभव हर जगह सभी प्राणियों में एक ही जैसा है। लेकिन दोस्तों है क्या कि मानव की संतानोत्पत्ति की जो प्रवृत्तियां हैं वो कई बातों पर निर्भर करती हैं। कुछ है धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करती हैं। जैसे आप देखोगे दुनिया में कुछ धार्मिक समुदाय के मानव समूह हैं जहां पर संततियां इतनी कम है कि धीरे धीरे वह मानव समूह विलुप्त होने के कगार पर दिखाई देने रहे हैं। तो दूसरे जगह पर कुछ जगह इतनी अधिक संततियों को पैदा करने की प्रवृत्ति है कि उत्तरोत्तर उनकी संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी दर से वृद्धि हो रही है। तो धार्मिक मान्यताएं हो गई। धार्मिक मान्यताओं के साथ सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं भी होती हैं। तो यहां पर आर्थिक जीवन की विषमता भी एक बहुत बड़ा पक्ष होता है दोस्तों संततियों को पैदा करने में। हालांकि जहां जनन विभव की बात कर दी जाए तो जनन विभव सभी मानव जाति, सभी मानव श्रेणियों की एक जैसी ही है, अलग अलग नहीं है।
पर यहां अगर इसे अलग करके पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है कि जनन विभव का वास्तविक अर्थ समझा ही नहीं गया है। जनन विभव एक जीव जाति के संदर्भ में देखा जाता है, एक जीव जाति के आंतरिक उपवर्गों में, धार्मिक समुदायों में, सांस्कृतिक समुदायों में नहीं देखा जाता है। इसे इस तरह से कभी नहीं देखा जाना चाहिए। समझने की कोशिश करिएगा। अब आपको आना पर्यावरणीय प्रतिरोध में, तो लिखिए एनवायरमेंट, लिखिए पर्यावरणीय प्रतिरोध, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट लिखो, जो समझाया वही सारी बातें लिखा रहा हूं। लिखो, अनुकूल दशाओं में प्रत्येक अनुकूल दशाओं में प्रत्येक जीव जाति का जनन विभव, प्रत्येक जीव जाति का जनन विभव इतना अधिक होता है कि, इतना अधिक होता है कि उससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, उससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। अतः अतः प्रकृति द्वारा अपने विविध कारकों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रकृति द्वारा अपने विभिन्न कारकों एवं प्रक्रियाओं की मदद से प्रतिसंतुलित किया जाता है, प्रतिसंतुलित किया जाता है। इसे ही पर्यावरणीय प्रतिरोध, पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम जैसे प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परभक्षण, शिकार, शिकार तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों, विभिन्न प्रकार की बीमारियों आदि द्वारा जैव जाति का जनसंख्या नियंत्रित, जैव जाति का जनसंख्या नियंत्रित करना, पूर्ण विराम। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्या, पर्यावरणीय प्रतिरोध। पर्यावरण प्रतिरोध पैदा कर संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी ताकि पारितंत्र संतुलित बना रहे। तो नेक्स्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, क्षमता, क्षमता। डैश देकर लिखेंगे, किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान विशेष में निश्चित समय पर, निश्चित समय पर पर्यावरण, पर्यावरण किसी जीव जाति की जितनी, किसी जीव जाति की जितनी अधिकतम संख्या की, अधिकतम संख्या की पर्यावरणीय मांग को, पर्यावरणीय मांग को पूरा कर सकता हो, पूरा कर सकता हो, उसे
उसे पर्यावरणीय वहन क्षमता कहा जाता है। पर्यावरणीय वहन क्षमता कहा जाता है, कहा जाता है। पैरा चेंज करते हुए एवं एवं किसी जीव जाति एवं किसी जीव जाति की अपने पर्यावास क्षेत्र, जीव जाति की अपने पर्यावास क्षेत्र से की गई जैविक मांग, की गई जैविक मांग या पारिस्थितिक मांग को, पारिस्थितिक मांग को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पद चिन्ह या पद चाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए फिर लिखेंगे बड़े आकार वाले जीवों का, बड़े आकार वाले जीवों का, जीवों का पारिस्थितिक पद चिन्ह वृहद होता है, पारिस्थितिक पद चिन्ह वृहद होता है, जबकि लघु आकार वाले जीवों का, लघु आकार वाले जीवों का सूक्ष्म, सूक्ष्म पूर्ण विराम। उदाहरण, उदाहरण बाघ या शेर, बाघ या शेर का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संपूर्ण वन क्षेत्र होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट संपूर्ण वन क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है। जबकि वहीं एक चींटी, तितली, चींटी, तितली आदि का फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट उस वन क्षेत्र का एक छोटा भाग, उस वन क्षेत्र का एक छोटा भाग। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करते हुए लिखो, लिखो ध्यान देने योग्य है कि ध्यान देने योग्य है कि बहुत मस्त बात बता रहा हूं। गुजरात के, लिखते चलेंगे, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के गिर नेशनल पार्क, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के गिर नेशनल पार्क में भारत की एकमात्र, भारत की एशियाटिक लायन प्रजाति, इंग्लिश में ही लिखेंगे एशियाई शेर प्रजाति, एशियाटिक लायन प्रजाति, एशियाटिक लायन केवल वहीं पाया जाएगा। एक एशियाटिक लायन प्रजाति, हिंदी में लिख सकते हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर की एकमात्र प्राकृतिक शरण स्थली है। बब्बर शेर प्राकृतिक रूप से केवल वहीं पाया जाता था और पाया जाता है, एकमात्र प्राकृतिक शरण स्थली है। गिर नेशनल पार्क, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, ठीक है। बब्बर शेर एशियाटिक लायन जिसे कहते हैं। एवं अब दूसरे तरफ आते हैं। गुजरात के ही कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधा वाइल्ड एस,
वाइल्ड एस की प्राकृतिक शरण स्थली है, की प्राकृतिक शरण स्थली है। अमन मोस्ट वेलकम बेटा। प्राकृतिक शरण स्थली है, शरण स्थली है। देखो अब दो की बात मैंने उदाहरण दी और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कुछ संदर्भ में, और वही बात यहां लिखानी है। इसी तरह एकदम करंट से जोड़ जोड़ कर सारी बातें लिखाता चलूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर ने करंट पढ़ा कहां दिया, और टॉपिक पर ही जोड़ दूंगा सब कुछ। देखो कैसे, मैं क्या लिखाना चाहता हूं। गिर नेशनल पार्क, और दूसरी तरफ पर वहां आइए आप, गुजरात का कच्छ का रण, जिसे इस समय पर ज्ञान भारती के नाम से जाना जाता है, ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड एस पाया जाता है, तो दूसरी तरफ गिर नेशनल पार्क में बब्बर शेर पाया जाता है। अब इन दोनों की संख्या अपने अपने पर्यावास क्षेत्र में इतनी अधिक हो चुकी है कि उस पर्यावास की इन जीवों की कैरिंग कैपेसिटी फुल। अब अगर अधिक संख्या में वह जीव जातियां बढ़ती हैं तो प्रकृति अब उनका भरण पोषण नहीं कर सकती, अर्थात उन जीव जातियों को भूखा रहना होगा, उन जीव जातियों को संसाधनों के अभाव में रहना होगा। भूखा रहना या संसाधनों का अभाव यह कहता है कि उनकी संख्या में अब कमी आएगी। ये बात लिखाता हूं अभी, पर पहले बात को सुनो। यूपीएससी पूछता है और बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे पढ़ाया गया, कहां पढ़ाया गया और हमें क्या जवाब लिखना था। यूपीएससी का प्रश्न आपको बोलता हूं, प्रिलिमिनरी का प्रश्न देखो। यूपीएससी प्रश्न पूछता है, ऐसा सेंटेंस बनाता है कि यह भारत में एकमात्र जंगली, ऐसा सेंटेंस है, यह भारत में एकमात्र जंगली गधों की प्राकृतिक शरण स्थली है, परंतु इस जीव की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है, जिसके संरक्षण की शीघ्र आवश्यकता है। यह सेंटेंस हो गया। अब उसके जवाब 4 देखो क्या दिया। क्योंकि नंबर 1, यहां जीवों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। नंबर 2, इस जीव के भोजन में कमी आ गई है। नंबर 3, इस जीव के पर्यावास की जो वहन क्षमता थी वह पूर्ण हो चुकी है। नंबर 4, एक और ऑप्शन दिया, ये वहन क्षमता तरफ लोगों का दिमाग ही नहीं गया दोस्तों, वहन क्षमता तरफ बच्चों का दिमाग ही नहीं गया, जबकि रियलिटी है कि कच्छ के रण में जंगली गधे का कोई यहां कंपटीशन नहीं है। कच्छ के रण में जंगली गधे की ना तो प्रतिस्पर्धा है, ना ही परभक्षण है, न प्रतिकूल जलवायविक दशाएं हैं। वहां जैसी दशा थी वैसी की वैसी ही दशा है, परंतु हमारे द्वारा चलाई गई संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव से उस जीव की संख्या अब उतनी हो चुकी है जितनी उस क्षेत्र की पर्यावरण की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। तो प्रश्न यहां से पूछा गया, अभी रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं हर जगह में ऐसे ही करंट जोड़ जोड़कर आपको लिखाता रहूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हर बात मस्तिष्क में आपके बैठती चली जाएगी। तो क्या लिखा आपने कि जंगली गधे की शरण स्थली है, पूर्ण विराम लगाओ, लिखो यह दोनों ही जीवों के प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है। अर्थात अब यह क्षेत्र इन जीवों की
इन जीवों की अधिक संख्या को पोषित नहीं कर पाएगा। अभी और लिखाता हूं जोड़कर, आपको मजा ना आ जाए तो बताना दोस्तों। पोषित नहीं कर पाएगा, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गिरलायन, मतलब गिर में जो शेर पाया जाता है, गिरलायन को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के पाल कूनो का नाम आप सभी जानते हैं, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, अब ये नेशनल पार्क हो चुका है, कूनो नेशनल पार्क एवं यूपी के इटावा सफारी, यूपी के इटावा सफारी में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब क्या चाहिए करंट का, सब लिखा दे रहा हूं, लिखो अब। में स्थानांतरित किया जा रहा है, पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो और आगे बात लिखो और सुनो पहले लिखने के पहले। और सुनो दोस्तों, बेसिकली अब यहां मुझे समझाना है क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ, क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ। प्रश्न अब यहां से आना तय है दोस्तों, जब मैं आगे बात अब बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि जहां से प्रश्न आ चुका बस वही पढ़ाऊं, संभावित कहां से है अब वो सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने सुना होगा दोस्तों, कोरोना दौर में जब वैश्विक लॉकडाउन चल रहा था, ग्लोबल लॉकडाउन, तो भारत में भी लॉकडाउन था ही। लॉकडाउन कालखंड में आपने खूब ये चर्चा सुनी होगी, उत्तराखंड की पहाड़ियों से विविध जंगली जानवर जब एकदम शांत माहौल देखते हैं नगरों एवं गांवों का, तो वो नगर एवं गांव के सड़कों एवं गलियों पर आकर विचरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। सीमा ने लिखा है सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है प्लीज। देखो बेटा मैं एक बात बताता हूं, मैं पूरे भरोसे के साथ, अब ये बात डेली बताना पड़े तो मजा नहीं आता, मैं पूरे भरोसे के साथ एक बात बताना चाहता हूं, अगर पूरी कक्षा ले बस लोगे ना ठीक से, तो जितने भी मन में प्रश्न हैं यकीन रखो हर प्रश्न का समाधान आज नहीं तो कल आना तय है। क्योंकि मैं अपनी कक्षा को वेल फ्रेम्ड रखता हूं कि ये बात इस दिन पढ़ानी है तो ये बात इस दिन पढ़ानी है, तो आपके प्रश्नों का समाधान, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। केवल मैं कमेंट्स के लिए रुका रहूं और कमेंट्स स्क्रीन पर नजर गड़ाकर रखूं तो क्लास का केवल नुकसान होता और कुछ नहीं बेटा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्रश्न मैं देखना नहीं चाहता, प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता, पर पक्का पक्का ये बात बताऊं, जितने भी तुम्हारे प्रश्न हैं हर प्रश्न का समाधान क्लास के साथ साथ आ ही जाएगा। बस वेट कर लो अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ने में, ठीक है। अब सुनो आगे ध्यान से। हाँ ठीक लिखा है मोहित, बिल्कुल ठीक लिखा है, ऐसे जानकारियां इकट्ठी करते रहो, बिल्कुल ये जानकारियां इकट्ठी करते रहो, बस ध्यान से सुनो। तो आपने क्या देखा, आपने क्या सुना दोस्तों कि लॉकडाउन के दौर पर जब पूरा माहौल शांत हुआ, जिसको कहते हैं चराचर जगत में शांति का माहौल आया, तो ये जो जानवर थे रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगे और सड़कों गलियों में विचरण करने लगे। ये क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाती है कि ये जो जानवर हैं, चाहे हाथी हो, गेंडा हो, शेर हो, बाघ हो, ये लोग अपनी तमाम जैविक मांगों को जंगल से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी क्या है, ये जंगल से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें अपनी जैविक मांग पूरा करने के लिए एक बड़े जंगल विस्तार क्षेत्र की जरूरत थी। मानव जाति ने क्या किया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
हमने जंगलों का सफाया किया, जंगलों को आग लगाया, जंगलों की कटाई की, खेत खलिहानों का विस्तार किया, आदिवासी इकाइयों या इलाकों का विस्तार किया, अधिवास चाहे गांव के रूप में हो या नगर के रूप में हो। अर्थात जो इन जीवों के अपने अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट थे, उन पर लगातार हम हस्तक्षेप करते गए, उन क्षेत्रों को लगातार हम छोटा करते चले गए। ये बेचारे डरे सहमे जानवर अपने सीमित पदचाप या सीमित पारिस्थितिक पदचाप क्षेत्र पर चुपचाप रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जब इनकी भूख की तड़प बढ़ी तो निश्चित रूप से मौका पाकर गाहे बगाहे ये रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगे और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर हमारे पालतू पशुओं को क्षति पहुंचाए या कि मानव जनसंख्या को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति पहुंचाए जाने में इन जानवरों का, इन जीवों का कोई दोष नहीं है, दोष मानव का है। रियलिटी यह है कि दोष किसका है दोस्तों? यह हमारा दोष है। पर हम अपने दोष का खामियाजा किसे भुगतने पर मजबूर कर दिए हैं? इन बेचारे अबोध जंगली जानवरों को। हम इन्हें जंगल तक ही सीमित रहने के लिए मजबूर कर दिए हैं। अगर यह जंगल से बाहर आकर हमारे रिहायशी इलाकों में प्रवेश करते हैं तो इन्हें हम मृत्यु के घाट उतारते हैं, क्योंकि साइट्स का जो प्रोविजन है, वन्य जीव जो सुरक्षा कानून है, वह भी इस बात की अनुमति देती है, वह भी इस बात की अनुमति देती है कि अगर मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की क्षति की आशंका है या क्षति हो रही है तो किसी भी वन्य जीव का वध किया जा सकता है। आएंगे, हर एक बात को बड़े डिटेल से बताएंगे, सबके अपने अपने टॉपिक हैं। अब ऋषि ने हमको बताया कि सर ये बच्चा है जो पूछना चाहता है नेशनल पार्क क्या है, तो ऋषि तुम मेरे तरफ से उसको प्रणाम कर दो, उसके चरण वंदन कर लो, उसके चरण प्रक्षालन करो कि धन्य है तेरी आत्मा को कि क्लास अभी शुरू नहीं हुई और पहली दूसरी क्लास में ही ये नेशनल पार्क पूछ रहा है। मैंने एक बात तो कहा, मेरी तरफ से कर लो ऋषि, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाऊं या इन बच्चों को इंटरटेन करूं। अच्छा है कि ये नेशनल पार्क पूछ लिया, नहीं तो कुछ बच्चे तो ये है कि पूछते पार्क क्या होता है, नेशनल क्या होता है। ऐसे भी क्लास में बच्चे होते हैं। कई बार तो बड़ी तकलीफ होती है कि पता नहीं किसे पढ़ाने आ चुका हूं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब इनकी अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोटे होने लगे तो ये रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगे, जिससे क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ जैसी घटनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। और इस क्लैश की वजह से जीव जातियों का लगातार ह्रास हो रहा है, लगातार हनन हो रहा है। तो लिखो दोस्तों, सभी अच्छे से लिखो। पहले चेंज करते हुए लिखना, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बाद लिखो, वर्तमान में दुनिया की बढ़ती जनसंख्या, वर्तमान में दुनिया की बढ़ती जनसंख्या ने अपनी विलासिता को पूरा करने के लिए, वन संसाधनों का अत्यधिक विदोहन कर, वन संसाधनों का अत्यधिक विदोहन कर वन्य जीवों के पारिस्थितिक क्षेत्र को लगातार छोटा कर दिया है, लगातार छोटा कर दिया। पूर्ण विराम।
परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप वन्य जीव अपने जैविक मांग को पूरा करने अपने जैविक मांग को पूरा करने के लिए रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने को मजबूर हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने को मजबूर हो गए हैं। परिणाम स्वरूप, अब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप अब परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे परिणाम स्वरूप क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, वाइल्ड लाइफ जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। पूर्ण विराम। बस दोस्तों, तो ये था आपका अभी का विषय बिंदु। एक तरफ हमने, अब फिर से पीछे आपको ले चलना चाहूंगा कि हमने बोला था कि किसी जीव जाति की जनसंख्या के संदर्भ में दो बातें पढ़नी हैं। एक जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है, तो एक जनसंख्या घनत्व एवं वितरण आदि की बात की जाती है। तो वृद्धि के संदर्भ में ही हमने बताया जन्म दर मतलब बर्थ रेट, मृत्यु दर मतलब डेथ रेट, और प्रवास मतलब माइग्रेशन। तीन बातों के तहत यह जन्म दर और मृत्यु दर था। इसी जन्म दर और मृत्यु दर में हमने तीन विषय बिंदुओं का अध्ययन आपको कराया। एक बायोटिक पोटेंशियल जनन विभव, एक इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, और दूसरा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के साथ ही इसे पढ़ने के क्रम में हमने दो बातें और आपको पढ़ाई। एक तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पढ़ाया, तो एक हमने पढ़ाया क्लैश बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ। इतनी बातों को यहां पर आपके साथ कंप्लीट किया। इसी तरह से एक एक बातें आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। तो अब बात आती है घनत्व की। किसकी? जनसंख्या घनत्व की बात आती है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं दोस्तों? तो चलो, अब हमें जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व की चर्चा करनी है। तो सभी हेडिंग देंगे जनसंख्या घनत्व या समष्टि घनत्व। लिखो, इसे दो प्रकार से प्रकट करते हैं। कैसे दो प्रकार से प्रकट करते हैं? लिखेंगे नंबर 1 क्रूड डेंसिटी, तो नंबर 2 इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी तो इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी बड़ा सरल है, तो डैश देकर सभी के सभी लोग नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे। लिखें क्रूड डेंसिटी के आकलन में पर्यावास के कुल क्षेत्रफल या कुल आयतन को विचार में लिया जाता है।
लिया जाता है। परंतु 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 यह घनत्व आकलन का परंतु यह घनत्व आकलन का वैज्ञानिक तरीका नहीं है। वैज्ञानिक तरीका नहीं है। नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है। पर चेंज करते हुए लिखेंगे नहीं है, तो क्या लिखेंगे? जबकि पारिस्थितिक घनत्व में पर्यावास के केवल उसी क्षेत्र या भाग पर विचार करते हैं जिसकी अनुकूलता संदर्भित प्रजाति विशेष के लिए होती है। संदर्भित प्रजाति विशेष के लिए होती है। पूर्ण विराम। अब कैसे? जैसे समझो, मान लो कि ये किसी एक जीव का प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र है। यहां पर इस पर्यावास क्षेत्र में यह जीव रहता है। अब ये पर्यावास क्षेत्र है और इस पर्यावास क्षेत्र का अपना एक क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्र है जहां इस जीव के जैविक विकास की अनुकूलता है। तो दूसरे तरफ इस क्षेत्र में संबंधित जीव जाति के विकास की प्रतिकूलता है। तो दो तरीके हैं। अगर इस पर्यावास क्षेत्र में संबंधित जीव का घनत्व कितना है, पूरे क्षेत्र का अगर आकलन करते हैं तो उसे हम क्रूड डेंसिटी के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन दूसरे तरफ क्रूड डेंसिटी सकल घनत्व, तो दूसरे तरफ यहां देखेंगे पारिस्थितिक घनत्व की अगर मैं बात करूं, पारिस्थितिक क्रूड को अशोधित घनत्व भी कहते हैं और इकोलॉजिकल घनत्व को पारिस्थितिक घनत्व की बात करेंगे। तो पारिस्थितिक घनत्व में हम क्या करेंगे कि इस पर्यावास के ऐसे क्षेत्र को जहां उस जीव के विकास की अनुकूलता नहीं है उसे हटा देंगे, केवल इतने भौगोलिक क्षेत्र को लेंगे और इतने भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में घनत्व का मापन करेंगे। इसे हम इकोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इकोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं। पूर्ण विराम। तो ये था दोस्तों आपका पारिस्थितिक जनसंख्या का टॉपिक। पारिस्थितिक जनसंख्या का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अब आगे हम बात करेंगे किसकी? अब आगे हम करेंगे बात पारिस्थितिक समुदाय की। तो सभी लोग हेडिंग दें इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी, पारिस्थितिक समुदाय। पारिस्थितिक समुदाय बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस समझते जाना। ये टॉपिक इतना बढ़िया है सच बताऊं पर्यावरण का कि इसमें समझना अधिक है, खूब समझना है, लिखना कम है। लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी यहां भिन्नता है कि जितना समझना है उतना लिखना भी है। क्यों कम लिखना है? पर्याप्त लिखना है। पर्याप्त लिखना है। एक हमारे कक्षा में बच्चा है ए नाम से, इसको ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाता था, इसको कुछ समझ नहीं आता था। इसको एनवायरनमेंट भी मैं पढ़ाता हूं तो इसको कुछ समझ में नहीं आता है। और एक और लड़का है, कौन? वर्मा। दोस्त मैं सच बताऊं, मैं अपने जीवन के पूरे रिकॉर्ड में बताता हूं, पूरे आज तक के बताता हूं रिकॉर्ड में
तुम्हें बुरा लगता तो बहुत अच्छा, मैं तो चाहूंगा खूब बुरा लगे तुम्हें और तुम पढ़ना शुरू कर दो। आज तक में 2 ही बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्हें मेरे पढ़ाने के बाद इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक ए नाम से आता है इसमें बच्चा, आज तक के पूरे रिकॉर्ड में बात करता हूं, बहुत समय हो गया दोस्तों। रियलिटी ये है कि प्रोफेशनली 2011 से पढ़ाना शुरू किया, पर प्रोफेशनली ना कहूं तो 2009 से पढ़ा रहा हूं। जब अपनी यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दे रहा था उस समय भी संस्थाओं को ये लगा करता था कि ये लड़का तो यार कुछ बात पढ़ा दे तो बड़ा मजा आएगा, जस्टिस होगा इस टॉपिक के साथ, तब भी पढ़ाने के लिए मुझे ऑफर करते थे और रुपया मिलता था पॉकेट में, गरम गरम नोट आते थे तो मजा तो आता ही था। तो तब भी कुछ कुछ चीजें बड़े दमदारी के साथ पढ़ाया करता था। पर हो सकता है तब भी बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे रहते रहे हों, उनको ऐसा ही कुछ ना समझ में आता हो। लेकिन जो ऑफिशियली मुझे मिले 2 बच्चे, मैं धन्य मानता हूं। तो दोस्त सच बताऊं तो मैं इतना ही बुरा पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? तुम दोनों को, क्या नाम, उस बच्चे का नाम भूल गया, कौन सा वर्मा करके आता है। मैं इतना ही बुरा पढ़ाता हूं तो क्यों अपना टाइम तुम दोनों बर्बाद करते हो? मत आया करो मेरी कक्षा में, तुम संस्था से मेरी शिकायत कर दो। सच बताऊं, तुमको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे इंसान की तुरंत शिकायत करना चाहिए। 50 बातें लिखकर जो तुम्हारा मन करे तुम शिकायत कर दो कि ये इंसान अगर पढ़ाएगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं क्लास नहीं लूंगा, इसकी क्लास बंद करा दो, जो तुमको कहे। नहीं तो तुमको मैं किसी दिन अच्छा खासा तुम्हारे कान मरोड़ मरोड़ कर पीटूंगा और कुछ नहीं। सच बताऊं तो और कुछ नहीं करूंगा। ओके। अरे बेटा, इन सब की दम कहां कि मुझे डिस्टर्ब कर सके, ये लोग मत समझा करो तुम। किसी की क्षमताएं ये नहीं है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर सके जब तक मैं ना चाहूं। ये मत सोचा करो आपकी ये डिस्टर्ब करते हैं, वो मैं अनुकूल दशाओं पर ही बातें करता हूं, ध्यान रखना। और आपको एक जीवन का बहुत बड़ा फलसफा बताऊं, गुस्सा 3 प्रकार का होता है। सात्विक गुस्सा, राजसिक गुस्सा और तामसिक गुस्सा। गुस्से की जगह क्रोध कह सकते हो। सतोगुणी क्रोध, रजोगुणी क्रोध और तमोगुणी क्रोध। जो तमोगुणी क्रोध होता है उसका उद्देश्य होता है कि सामने वाले को प्रताड़ित करना, सामने वाले को दुख पहुंचाना। और वो रियलिटी ये है कि मेरे जीवन में वैसा क्रोध कभी प्रवेश किया ही नहीं। मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता कि सामने वाले को मैं दुख पहुंचाऊं। तो मैं 2 ही प्रकार के क्रोध करता हूं, या कि सतोगुणी करता हूं या कि रजोगुणी करता हूं। रजोगुणी क्रोध का मतलब होता है कि गुस्सा इस प्रकार से करना कि सामने वाले में सुधार आ जाए। कक्षा में ज्यादातर गुस्सा मेरा इस प्रकार का होता है। सच बताऊं, ज्यादातर मेरा गुस्सा कक्षा में इसी प्रकार का होता है कि इसलिए क्रोध करता हूं कि कम से कम तुझमें सुधार तो आ जाए यार, चाहे किसी भी तरीके से आए। तो रजोगुणी क्रोध होता है। कुछ चांसेस में जब मेरे लब मुस्कुराते हुए होते हैं और आपको डांटते हैं तो वो सतोगुणी क्रोध होता है। सतोगुणी क्रोध का मतलब होता है आपको भी कुछ मैसेज देना और अपने आप को भी कुछ मैसेज देना। आपको मैसेज देना चाहते हैं कि शायद आपने ठीक नहीं किया है, और अपने आप को भी मैसेज देना कि उन्होंने ठीक नहीं किया तो उनको आपने कह दिया और आपको भी संतुष्ट हो जाना है, वो तो संतुष्ट हो ही गए। तो मेरे 40% क्रोध सतोगुणी होते हैं और 60% रजोगुणी होते हैं। तमोगुणी क्रोध का प्रवेश अपने जीवन में मैंने कभी होने ही नहीं दिया। मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं होता कि आप सच में दुखी हो, आप सच में प्रताड़ित हो। एक को भी डांट रहा हूं ना तो केवल इसलिए कि ये सुधर जाए बच्चा, और कोई बात नहीं है। तो आए अपने टॉपिक पर दोस्तों, आए अपने टॉपिक पर ध्यान से। व्हाट इज इकोलॉजिकल कम्युनिटी? सबसे पहले आपको समझना है कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है। अब देखो यहां पर 2 शब्द है। एक तरफ आपके पास ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है समूह,
और दूसरी तरफ आपके पास है समुदाय। दोनों में अंतर क्या है, उदाहरण से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक के अलावा सबको समझ में आएगा। ये बोलेगा सर कुछ समझ में नहीं आता मुझे, एक के अलावा कुछ समझ नहीं। और दूसरी तरफ वो हमारा कौन सा बच्चा, उसका नाम अभी आएगा तो बताऊंगा, डेली कुछ ना कुछ पूछता है। एक वर्मा करके बच्चा है, कौन, किशोर वर्मा। तो वो क्या पूछेगा, जैसे मान लो मैंने कोई बात बहुत सरल से पढ़ा दी, मैंने जैसे मान ली पढ़ा दी, यही बता दिया कि दोस्तों मेरा नाम राजेश मिश्र है और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो फिर वो क्या पूछेगा, सर आपने अपना नाम तो बताया नहीं। फिर मैं दूसरे दिन बोलूंगा मेरा नाम राजेश मिश्र है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो फिर प्रश्न क्या पूछेगा, आपने अपना नाम राजेश मिश्र बताया था क्या? सर जवाब दीजिए ना, अपना नाम राजेश मिश्र बताया था क्या? अरे यार जवाब क्यों नहीं दे रहे हो सर आप, मैं पूछ रहा हूं आपने अपना नाम राजेश मिश्र बताया था क्या? तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे मेरे माई बाप तेरे चरण पकड़ लूं, हाँ भाई हाँ मैंने अपना नाम राजेश मिश्र ही बताया था। फिर बोलेगा अच्छा तो राजेश का मतलब क्या होता है, ये क्यों नहीं बताया आपने? अब बताओ इस बच्चे का क्या करूं मैं? मतलब इतना ही सरल पूछता है, सच में बताऊं इतना ही सरल पूछता है। और आज भी क्लास में हो तो तुम सुन लो, और तुम्हें लगता है कि तुम बड़े गंभीर प्रश्न पूछते होगे, तुम्हें पक्का लगता होगा, पर मैं सच में, अभी क्लास की शुरुआत है तो मैं कहता हूं सच में यार माफ करना मुझे, मैं असक्षम हूं तेरे प्रश्न के जवाब देने में, माफ कर देना मुझे दोस्त। क्योंकि ऐसी माफी सदियों में एक बार मैं मांगा करता हूं, और वो माफी अभी मांग रहा हूं तेरे प्रश्नों के जवाब देने में। अरे मुझे पता है, मैं तो राजेश मिश्र के भी अर्थ का भी अर्थ बताऊंगा, पर मुझे यह भी पता होता है क्या बताना है क्या नहीं बताना है। बच्चों को ही पढ़ाता हूं, और हर साल मेरी क्यू में आपको पता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से कुछ न कुछ संख्या में हर वर्ष आईएएस बनने वालों की संख्या होती है। ये पूरे बाजार को विदित है, पूरा बाजार जानता है। पर काश कि तुम भी समझ गए होते कि राजेश मिश्रा को यूपीएससी की अच्छी मांग पता है, पर नहीं समझ में आया। खैर शुरुआत थी कक्षाओं की, इसलिए बोल दिया कि बेटा मुझे सच में माफ करना, और तुम्हारी बात अगर तुम्हारे मम्मी पापा भी सुन रहे हो तो जरूर सुनाना कि सर ने मुझसे माफी मांगी है, मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूं। जरूर सुना देना बेटा अपने माता पिता को, ठीक है। और कुछ तो लॉलीपॉप वाले है ही हैं, तो मुझे लॉलीपॉप वालों से उतनी शिकायत नहीं हो, कुछ खाते हैं, लॉलीपॉप खाएं या कुछ भी खाएं, कुछ तो खाते हैं, पर ये तो कुछ भी नहीं खाते हैं दो। ओके आ जाओ दोस्तों, एक दिन की बात है, टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक एक दिन की बात है, आपकी क्लास होनी थी इकोलॉजी की। देखो समझाने के क्रम में समझा रहे हैं, समझो कैसे समझना है इसको। आपकी क्लास होनी थी इकोलॉजी की, और इकोलॉजी की क्लास लेने के लिए मेरी मुखर्जी नगर में यूपीएससी वाला ओनली आईएएस की जो बिल्डिंग है उसमें क्लास होनी थी। सुबह 9 बजे से 9 AM से क्लास होनी थी, समझने की कोशिश करना। 9 AM से क्लास होनी थी, और उस क्लास के लिए यहां पर एक बस स्टॉप था मुखर्जी नगर के पास ही। उस बस स्टॉप में यहां से भी बच्चे आए, 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 और यहां से भी बच्चे आए। हर तरफ से बच्चे आए और बस स्टॉप में खड़े हुए हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं कि राजेश मिश्र सर की क्लास लेने के लिए जाना है। वो बच्चे बस स्टॉप में खड़े थे, बस आई, बस से प्रस्थान किया, और प्रस्थान करके राजेश मिश्र सर की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास में अब उपस्थित हो गए। ये उनका अपना क्लासरूम है, इसमें सभी के सभी अब उपस्थित हो गए। ये तमाम बच्चे जो यहां पर आए थे, बस स्टॉप में बस का वेट किए, बस से आए, राजेश मिश्र सर की क्लास में उपस्थित हुए, और जब क्लास में उपस्थित हुए तो सब आपस में बात कर रहे हैं कि आप कहां से आते हो, मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा है। आप कहां से आते हो, मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा था। आप कहां से आते हो, मैंने आपको बस स्टॉप से देखा था। और आप आपस में एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हो, और सभी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हो।
समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों, जब तक आप बस स्टॉप में खड़े थे, आपके बीच एक दूसरे से कोई इंटरैक्शन नहीं था, पर बस स्टॉप में खड़े थे एक साथ, तब तक आप ग्रुप थे। ध्यान रखो, जब तक आप सभी एकत्रित तो थे, लेकिन बस स्टॉप में एकत्रित रहते हुए भी आप लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई इंटरैक्शन नहीं था, कोई संवाद नहीं था, कोई अंतर क्रिया नहीं थी, कोई क्रियात्मक संबंध नहीं था, तब तक आपका एकत्रित होना समूह कहलाता है। लेकिन जब आप क्लासरूम में एकत्रित हुए, आपके बीच अंतर क्रियाएं आरंभ हुई, आपके बीच वार्तालाप शुरू हुआ, आपके बीच गिव एंड टेक रिलेशनशिप शुरू हुए, चाहे ज्ञान के हों, चाहे शब्द के हों, चाहे पुस्तक के हों, चाहे विचारों के हों, और आप सब एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में कहो या अप्रत्यक्ष रूप में, एक दूसरे से अब आप जुड़ चुके हो, तो अब इंटरैक्टेड लोगों का जो समूह होगा, एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ध्यान से, एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का समूह अब क्या कहलाएगा दोस्तों? समुदाय कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। यह एक स्टूडेंट कम्युनिटी होगी। स्टूडेंट ग्रुप कहना उचित नहीं होता, लोग कहने को कुछ कह देते हैं, लेकिन क्या होती है दोस्तों, ये स्टूडेंट कम्युनिटी कहलाती है। समझ में आई मोटी मोटी बात की नहीं? कम्युनिटी की अनिवार्य शब्द है कि वहां पाई जाने वाली जीव जातियां एक दूसरे से इंटरैक्टेड होना चाहिए। वो इंटरैक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इंटरैक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट इंटरैक्शन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? कॉलोनी है एक, समझना, जिसे आप सोसाइटी कहते हैं या कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी के तमाम लोग आपस में मिलते हैं और मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? कम्युनिटी के तमाम लोग आपस में मिलते हैं और मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, और उस कॉलोनी की तमाम प्रकार की समस्याओं, अच्छाइयों, बुराइयों आदि को एक दूसरे से साझा करते हैं, और उस कम्युनिटी का एक चेयरमैन होगा, एटसेट्रा होगा, एटसेट्रा होगा, एटसेट्रा होगा। और जब वो आपस में अब इंटरैक्टेड हैं, ये एक ग्रुप था जिसको इंटरैक्शन के माध्यम से इन्होंने आपस में जोड़ा है, और ये अपने तमाम प्रकार के कॉलोनी से संबंधित जरूरतों को, कॉलोनी की समस्याओं को एक दूसरे से शेयर कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वह कॉलोनी वाले अब कम्युनिटी के हो गए। पहले कॉलोनी के लोगों का ग्रुप था, अब वह कम्युनिटी हो गई, और उस कम्युनिटी के सभी लोग सदस्य कहला गए। ठीक इसी तरह से दोस्तों ध्यान रखना कि पारिस्थितिकी में भी चीजें लागू होती हैं। कैसे पारिस्थितिकी में चीजें लागू होती हैं? कि माना कि एक पर्यावास क्षेत्र है, माना कि एक पर्यावास क्षेत्र है। अब इस पर्यावास क्षेत्र में, अब पर्यावास क्षेत्र एक गांव है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पर्यावास क्षेत्र एक गांव है आपका, मान लेते हैं। अब गांव में क्या क्या होगा? गांव में देखो तमाम तरह से खेत खलिहान, बाग बगीचे आदि हैं। तो खेत खलिहान, बाग बगीचे आदि को प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, अलग अलग प्रकार के मैं प्लांट्स का वर्ग बना देता हूं, और इसमें से प्रत्येक प्लांट्स एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों से जुड़ा हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को लेकर हो, चाहे तापमान के आदान प्रदान को लेकर हो, चाहे ऊर्जा के आदान प्रदान को लेकर हो। हाँ, यह जरूर है कि संबंध ऐसा भी हो सकता है कि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, संबंध दोस्ती का भी हो सकता है, संबंध दुश्मनी का भी हो सकता है, लेकिन संबंध अवश्य है, संबंध अवश्य है दोस्तों। तो ध्यान से समझना, यहां प्लांट है, प्लांट के साथ यहां पर मानव जनसंख्या भी है, तो मैन 1 है,
मैन 2 है, मैन 3 है। यहां पर गांव है तो गांव में गाय भी है, गाय को काऊ है 1, काऊ है 2, काऊ है 3। गाय के साथ कुछ और भी है, इसका मतलब कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, तमाम प्रकार के यहां पर डॉग 1 तो D1 D2 आदि भी पाए जाते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है एक दूसरे से। तो अब इस तरह से एक गांव अपने आप में पारिस्थितिक समुदाय कहला गया, इकोलॉजिकल कम्युनिटी कहला गई। तो कम्युनिटी छोटे लेवल की भी हो सकती है। एक पेड़ है, पेड़ में रहने वाले जीवों का भी अपना समुदाय होगा। मैं इससे भी छोटी बात बताऊं, कम्युनिटी इससे भी छोटे हो सकती है। पानी की एक बूंद है ना, उस बूंद में जो असंख्य माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनका भी अपना समुदाय हो सकता है। तो कम्युनिटी माइक्रो लेवल की भी हो सकती है, तो कम्युनिटी मेजर लेवल की भी हो सकती है। हमारा मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर में मैं SFS सोसाइटीज में रहता हूं, कुछ लोग सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ लोग मुखर्जी नगर मार्केट में रहते हैं। अर्थात एक मुखर्जी नगर है, समझने की कोशिश करना। मुखर्जी नगर में भी सपोज मुखर्जी नगर एक वास्ट क्षेत्र है, और उस वास्ट क्षेत्र में जो छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, वो सोसाइटीज अपने आप में कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, अपने आप में क्या करती हैं, कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो मेजर कम्युनिटीज होती हैं वह अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन जो माइनर कम्युनिटीज एंड माइक्रो कम्युनिटीज होती हैं वह अपनी तमाम आवश्यकताएं अपने आप से पूरा नहीं कर सकती है। तो यहां पर हमें कम्युनिटी की विशेषताएं, कम्युनिटी के अंग, इन तमाम चीजों को पढ़ते हुए तमाम बातें करनी है दोस्तों। तो सभी के सभी लोग अब लिखना शुरू करेंगे पारिस्थितिक समुदाय के बारे में। तो लिखो सभी ध्यान से, लिखो कि किसी समय विशेष में, किसी समय विशेष में समय विशेष में प्राकृतिक वातावरण में, सॉरी, इस समय विशेष में एक ही प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में, एक ही प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में पारस्परिक अंतर संबंधों से युक्त विभिन्न जाति के जीवों का समूह, समुदाय कहलाता है। समुदाय कहलाता है। पारस्परिक अंतर संबंध को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अर्थात नहीं, पूर्ण विराम लगा के फिर लिखो, समुदाय में जीव जातियों के मध्य के संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकते हैं, ठीक है। सभी हेडिंग देंगे, लिखे समुदाय के प्रकार, समुदाय के प्रकार।
लिखें, जीव जातियों के आकार एवं सापेक्षिक जीव जातियों के आकार एवं सापेक्षिक संबंधों के आधार पर समुदाय को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा जाता है। नंबर 1, मेजर कम्युनिटी। मेजर, MEJOR, मेजर मतलब वृहद समुदाय। मेजर कम्युनिटी डैश देकर यह बड़े आकार वाली अत्यधिक संगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड, अत्यधिक संगठित एवं सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र समुदाय होते हैं। अर्थात अपनी अधिकांश जरूरतें अपने पर्यावास क्षेत्र से ही पूरी कर लेते हैं। केवल सूर्य तप, पवन एवं वर्षा जैसी आवश्यकताएं बाह्य पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। पूर्ण विराम। तो पहला तो ये होगा। अब दूसरा लिखो, माइनर कम्युनिटी, MINOR मतलब लघु समुदाय। लिखे, इन्हें सोसाइटी के समतुल्य रखा जाता है। These are called also society। इन्हें सोसाइटी के समतुल्य रखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि मैं मुखर्जी नगर में SFS सोसाइटी में रहता हूं, है ना। मुखर्जी नगर एक क्या हो गया, एक लार्ज कम्युनिटी हो गया, उसके अंतर्गत एक SFS सोसाइटी हो गई, रखा जाता है। इसलिए यह अपनी आवश्यकता के लिए समीपी समुदाय पर निर्भर रहते हैं। अपनी आवश्यकता के लिए समीपी समुदाय पर निर्भर रहते हैं। पूर्ण विराम। तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे माइक्रो कम्युनिटी। डैश देकर लिखेंगे, यह किसी एक घर या परिवार के भांति होते हैं। जो कि अपनी तमाम आवश्यकताओं के लिए
समीपी बड़े समुदायों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं, पूर्ण विराम। तो लिखें, हेडिंग देंगे, पारिस्थितिक समुदाय के अंग। अंग को आप कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक समुदाय के अंग, नंबर 1 पादप, नंबर 2 जंतु, नंबर 3 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पारिस्थितिक समुदाय के अंग, पूर्ण विराम लगा दो। फिर हेडिंग दो, लिखो समुदाय की विशेषताएं या अभिलक्षण। समुदाय की विशेषताएं या अभिलक्षण। सबसे पहली विशेषता लिखें, हेडिंग दे देंगे। मैं कुछ शब्द सोच रहा हूं जो आपके लिए दे दूं, अबंडेंसी दे देता हूं उन्हें। सबसे पहला आप लिख दें फर्स्ट, बेस्ट या समष्टि। तो लिखे समष्टिगत प्रचुरता। समष्टिगत प्रचुरता, डैश देकर लिखें, अर्थात इसमें पाई जाने वाली जीव जातियों, जो भी जीव जातियां पाई जाती हैं, इसमें पाई जाने वाली जीव जातियों की संख्यात्मक प्रचुरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आध दो ठो पाया जा रहा है, संख्यात्मक प्रचुरता होनी चाहिए। तो नंबर 2 प्रभाविता। डैश देकर लिखेंगे, समुदाय में, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें मुखिया का चयन होगा, कोई प्रधान होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई ट्रेजरर होगा, कुछ भी। तो लिखें समुदाय की विभिन्न प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां अपने कार्य एवं संरचना द्वारा समुदाय पर सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं। समुदाय पर सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं। तो तीसरे नंबर पर लिखो स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण का मतलब होता है क्रमिकता बन जाती है। बड़ा पद होगा, फिर छोटा पद, फिर छोटा पद, फिर छोटा पद, ठीक है, स्तरीकरण। लिखे समुदाय में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जातियों की एक क्रमिक व्यवस्था होती है। जैसे
जैसे वनस्पतियों में तापमान, प्रकाश आदि को लेकर स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण पाया जाता है। कैसे स्तरीकरण होगा? देखो, जैसे मान लो सदाबहार वर्षा वन है, तो वहां पर एक सबसे बड़ा पहले वृक्ष पाया जाएगा। फिर इसके पास इससे थोड़ा छोटे आकार के वृक्ष होंगे, इससे थोड़ा छोटे आकार के वृक्ष। फिर इसके पास इससे थोड़ा छोटे आकार के वृक्ष होंगे। फिर इनके पास झाड़ियां होंगी, फिर इनके पास घास फूस आदि उगे होंगे। तो कितने स्तर हो गए? ये आपको बनाना है चित्र स्तरीकरण में। ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गया लेवल 3, ये हो गया लेवल 4 और ये हो गया लेवल 5। अब इसमें है कौन? लेवल 1 में भी ट्री है, लेवल 2 में भी ट्री है, लेवल 3 में भी ट्री है और लेवल 4 में श्रब्स हैं और लेवल 5 में हर्ब्स हैं। ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, ये स्तरीकरण है। अब मान लो सागरीय जल है, उसमें भी आपको दिखाते। मान लो जल राशि है। अब जल राशियों में जीवों का विकास आमतौर पर फोटिक जोन में होता है, प्रकाशित मंडल में होता है। ये 200 मीटर की गहराई तक का प्रकाशित मंडल का ही क्षेत्र है। थोड़े समय के लिए मान लो सूर्य की किरणें जहां तक प्रवेश करती है, मान लो अब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश्यता के प्रभाव से यहां तो ऊपरी जल क्षेत्र में इस तरह से तैरते हुए प्लवक वर्ग प्राप्त होगा, प्लैंकटन होगा। मध्यवर्ती क्षेत्रों में यहां फ्लोट करने वाला मछली आदि जैसा जीव होगा। मान लो यहां मछलियां प्राप्त हो रही है, मछली आदि जैसा। तो तीसरे नंबर पर यहां तली में बैठा हुआ तलवासी जीव होगा। तो कितने वर्ग हो गए? पहला स्तर हो गया, जिसको आप कहते हैं प्लैंकटन का वर्ग, प्लैंकटन हो गया। दूसरा स्तर पर हो गया नेक्टन, तीसरा हो गया बेंथोस या बेंथोनिक्स, तीन स्तर हो गए। प्लैंकटन का लेयर हो गया, नेक्टन का लेयर हो गया, बेंथोनिक्स का हो गया। इस तरह से स्तरीकरण पाया जाता है। जैसे हमने अपने समुदाय में कि हमारे यहाँ एक चेयरमैन होगा सबसे ऊंचे पायदान पर, फिर उससे नीचे पायदान पर, फिर उससे नीचे पायदान पर, उससे नीचे पायदान पर, सब ऐसे होंगे। ठीक वैसा ही यहाँ प्राप्त होते हैं ये सब स्तरीकरण। ठीक है, तो ये स्तरीकरण पाया जाता है। हो गया। तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्तरीकरण के उपरांत चौथे नंबर पर प्रजातीय विविधता। समुदाय की ये भी विशेषता होती है कि इसमें विविध प्रकार की प्रजातियां होती हैं। प्रजातीय विविधता डैश देकर लिखेंगे, किसी समुदाय की प्रजातीय विविधता को सलेहा 2 मिनट रुकना बेटा। किसी समुदाय की प्रजातीय विविधता को हम
हम 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब कौन से 3 तरह होंगे उनकी बात करेंगे, पर पहले चलिए यहाँ का प्रश्न का देखो। मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी एंड माइक्रो कम्युनिटी का एक एग्जांपल देता हूं, फिर से समझना। जैसे आपको ध्यान से सुनना है कि हमारा मुखर्जी नगर एक मेजर कम्युनिटी हो गया, ये हो गया मेजर कम्युनिटी, हमने एग्जांपल देकर भी बताया। अब मुखर्जी नगर के अंदर ही अवस्थित है कई सोसाइटीज, जिसमें से मैंने बताया कि हमारा SFS सोसाइटी है, ये हो गया माइनर कम्युनिटी। अब SFS सोसाइटी में कई परिवार रहते हैं, जिसमें से एक है राजेश मिश्र फैमिली है, तो परिवार भी तो एक समुदाय है ना, तो ये हो गया माइक्रो कम्युनिटी। अब जैसे मान लो एक वन क्षेत्र है, अब समझना, एक वन है तो वन समुदाय हो गया मेजर कम्युनिटी, मेजर समुदाय। अब वन है तो वन में विविध प्रकार का स्थलीय जलीय सब प्रकार का है समुदाय रहता। तो अब वन में मान लो एक तालाब है, वन में एक तालाब है, तो माइनर कम्युनिटी हो गया। अब तालाब में ध्यान से समझना, तालाब का तट है तो तट पे रहने वाले हैं, तो माइक्रो कम्युनिटी के जीव हो गए। किसी का भी एग्जाम्पल अब छोटे में भी ले सकते हैं। वन है, वन में एक वृक्ष है, वृक्ष का एक कोटर है, ठीक है, ऐसा भी आप निकाल सकते हो, ऐसा भी देख सकते हो। क्लियर। अब हम लोग थे डाइवर्सिटी में, तो डाइवर्सिटी को 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो डाइवर्सिटी 1 है, एक डाइवर्सिटी 2 है, एक डाइवर्सिटी 3 है। डाइवर्सिटी 1 को हम अल्फा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, डाइवर्सिटी 2 को हम बीटा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और डाइवर्सिटी 3 को हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इन तीनों को समझना है। देखो जैसे मान लो कि एक कोई वास क्षेत्र है, दिस वन। अब वास क्षेत्र में हमें जंतुओं की बात केवल करनी है। जंतुओं में एक तरफ है जो हर्बीवोरस हैं, मतलब शाकाहारी, तो शाकाहारी 1 हो गया, शाकाहारी अकेला तो होगा नहीं, शाकाहारी 2 हो गया, शाकाहारी 3 हो गया। ये वाला चित्र अब लास्ट में आपको बनाना है, ठीक है, ये हो गया शाकाहारी जीव हो गए। तो शाकाहारी जीवों का एक समुदाय हुआ। अब यहां पर कुछ मांसाहारी जीव भी होंगे, तो मांसाहारी को मैं क्या लिख सकता हूं, कार्निवोरस 1, कार्निवोरस 2, कार्निवोरस 3। अब इनका भी अपना समुदाय है, कार्निवोरस का भी समुदाय है। अब यहां पर कुछ होंगे जो ओमनीवोरस होंगे, मतलब सर्वाहारी होंगे, तो ओमनीवोरस 1, ओमनीवोरस 2, ओमनीवोरस 3। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब ओमनीवोरस हो गए कि नहीं हुए, हो गए ना दोस्तों, कुत्ता बिल्ली आदि ओमनीवोरस हो गए, ओमनीवोरस। ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब ये बना दिए एक समुदाय। क्या बना दिए दोस्तों, एक समुदाय बना दिया। समुदाय विविध प्रकार की जीव जातियों से बना है। अब मान ले कि यहां इसे एक जाति का मान ले, इसे दूसरी जाति का मान ले, इसे तीसरी जाति का। हमने तो इसमें तो एक में ही कई सारी जातियां बना दी, पर आपको समझाता हूं। तो जब किसी एक जीव जाति की आंतरिक विविधता की बात करते हैं तो उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, उसकी अपनी आंतरिक विविधता की बात करते हैं। जब 2 जातियों की तुलनात्मक विविधता की बात करते हैं तो उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं, और जब पूरे समुदाय की विविधता की बात करते हैं तो उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, गामा डाइवर्सिटी। जब किसी एक जीव जाति या समुदाय की आंतरिक विविधता की बात करते हैं तो अल्फा डाइवर्सिटी,
दो की तुलनात्मक विविधता की बात करते हैं तो बीटा डाइवर्सिटी, और जब समग्र की बात करते हैं तो उसे गामा डाइवर्सिटी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लिखेंगे सभी D1 में, लिखेंगे D1 में अल्फा डाइवर्सिटी में लिखेंगे किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता, किसी एक समुदाय की आंतरिक विविधता, तो फिर अब बीटा डाइवर्सिटी में लिखेंगे, बीटा डाइवर्सिटी में लिखेंगे दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता। अब दो समुदाय कोई भी हो सकता है, दो समुदायों की तुलनात्मक विविधता, तीसरे नंबर पर आओ, गामा डाइवर्सिटी में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी समुदायों की सकल विविधता, सकल विविधता को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित HCO तीन अलग अलग प्रजातियों के समूह हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। तो ये विविधता को हमने बता दिया। अब पांचवा बिंदु आप सभी को लिखना है, पांचवा बिंदु आपको लिखना है, क्योंकि चार प्रकार की विशेषताएं आपने बता दी, अभिलक्षण बता दी। पांचवे को आपने लिखना है कि प्रजातियों में पारस्परिक अंतरक्रिया या निर्भरता, प्रजातियों में पारस्परिक अंतर संबंध या निर्भरता, अंतर संबंध या निर्भरता, ये पांचवा अभिलक्षण है। ये पांचों अभिलक्षण होते हैं किसी एक समुदाय के, कि सबकी आपस में निर्भरता होगी, आपसी संबंध होंगे। तो डैश देकर लिखेंगे, सब बातें तो समझा दिया ही, लिखे प्रजातियों में पोषण जल, प्रजातियों में पोषण जल आवास प्रजनन सुरक्षा आदि के दृष्टिकोण से एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, जिसे हम दो श्रेणियों में रखकर देख सकते हैं, दो श्रेणियों में रखकर देख सकते हैं। कैसे निर्भरता होगी? दो प्रकार की निर्भरता। ठीक है, लिखो नंबर 1, दो श्रेणियों में पहली श्रेणी कौन सी हो गई? नंबर 1 इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, हिंदी भी लिखूंगा और थोड़ा सब्र करेंगे। तो दूसरा इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, इसे कहते हैं अंतरा
प्रजातीय अंतर संबंध, तो इसे कहते हैं अंतर प्रजातीय अंतर संबंध। अब ये कैसे है समझना, उदाहरण देकर भी समझाऊंगा, चित्र से भी समझा देता हूं। मान लो फिर से वही वैसे चित्र, यहां एक वास क्षेत्र है, प्राकृतिक वास क्षेत्र है, और प्राकृतिक वास क्षेत्र में दो प्रकार की जातियां हैं। पहली जाति है जिसे हमने ए जाति नाम दिया है, ए स्पीसीज है, ये ए स्पीसीज है, जिसमें से A1 पाया गया, A2 पाया गया, सदस्य A3 पाया गया, A4 पाया गया। अब ये सब भी आपस में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े होंगे, जुड़े ही होते हैं। दूसरी तरफ हमने लिया बी स्पीसीज। कौन सी लिया हमने? बी स्पीसीज ले लिया, जिसमें B1, B2, B3, B4 ले लिया। अब ये भी आपस में जुड़े हैं। देखो, अब इसके प्रत्येक सदस्य, जैसे ए है, ए स्पीसीज के एक ही प्रजाति है, इसके प्रत्येक सदस्य को अगर आप देखो, ये एक दूसरे से जुड़े हैं किसी ना किसी रूप में। बी है तो बी के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़े हैं किसी ना किसी रूप में। तो ए और बी के सारे सदस्य भी जुड़े हुए हैं। तो जब किसी एक प्रजाति की आंतरिक अंतर संबंध की बात करें, और यह अंतर संबंध किन बातों को लेकर हो सकता है, तो मैंने बताया कि भोजन को लेकर हो सकता है, प्रजनन को लेकर हो सकता है, आवास को लेकर हो सकता है, वास क्षेत्र को लेकर हो सकता है, वास क्षेत्र को लेकर हो सकता है, सुरक्षा को लेकर हो सकता है, जल को लेकर हो सकता है, पोषण को लेकर हो सकता है। अब यह भी बताओ, ये अंतर संबंध दो प्रकार का हो सकता है, या कि सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, तो तीसरा भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है। ये जो संबंध है, संबंध जरूर होगा, पक्का पक्का संबंध होगा। हालांकि पारितंत्र में उदासीन संबंध केवल कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं पाया जाता। या कि ये पॉजिटिव होगा इन बातों को लेकर, या कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। उदासीन संबंध एक शब्द जरूर है, पर उदासीन संबंध यहां प्राप्त नहीं होते। तो जब किसी एक जीव जाति के आंतरिक संबंधों की बात की जाती है तो इंट्रा स्पेसिफिक होती है, या जब दो या दो से अधिक जितनी भी जीव जाति उस क्षेत्र में पाई जा रही हो, उनके आपसी संबंधों की बात की जाए तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहा जाता। तो लिखो सभी के सभी कि जब एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य, जब एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य भोजन प्रजनन, सुरक्षा, वास क्षेत्र, पोषण, जल, कुछ भी लिख दो, दो तीन बातें, आदि को लेकर अंतर क्रिया पाई जाती है, आदि को लेकर अंतर क्रिया पाई जाती है, तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। तो दूसरी ओर
दूसरे होते हैं जब किसी वास क्षेत्र क्षेत्र में दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध की बात की जाती है तो इसे इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहते हैं। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करते हुए लिखना। लिखो, इस प्रकार के संबंधों से तीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक संबंध जिसमें डैश देकर, बस 2 मिनट और दोस्तों, जिसमें एक जाति दूसरे को लाभ पहुंचाती हो। तो दूसरा लिखो, नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध में लिखेंगे जब एक की क्रिया से दूसरे को हानि पहुंचती हो। तो तीसरा बिंदु लिखो, उदासीन सहचर। जब आपसी क्रिया से ना तो लाभ हो एवं ना ही हानि हो। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने समुदाय के बीच की बातें कही। समुदाय एवं जीव जाति पर आधारित कुछ बातों पर कल कक्षा लेंगे और कल की कक्षा से ही हम पारिस्थितिक तंत्र को भी आरंभ कर देंगे। कल समुदाय पर आधारित कुछ बातें, समुदाय के संबंधों पर आधारित कुछ बातें और पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दूसरी तरफ प्रजाति एवं प्रजातियों के निर्धारण पर कुछ बातें अवश्य पढ़ेंगे और इन्हें पढ़ने के बाद कल ही हम लोग अपनी कक्षा में पारिस्थितिक तंत्र को आरंभ कर देंगे। आज की कक्षा यहीं तक, समय की लगभग समाप्ति हो रही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे फिर कल अपने नियत समय पर। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।